मैंने भेजा है उसके अनुसार मैं बता रही हूँ। कक्षा 10वीं हिंदी यस मैम। परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021 एंड 2022 प्रथम सत्र, यानी परीक्षा भार और विभाजन प्रथम सत्र यानी फर्स्ट टर्म। क्या क्या आपको पढ़ना है? सबसे पहला है अपठित गद्यांश, जो चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपको जो अपठित गद्यांश रहेगा वो 2 रहेगा, 4 रहेगा, 4 में से कोई 2 करना है। 4 अपठित गद्यांशों में से कोई 2 गद्यांश करने होंगे। 200 से 250 शब्दों के रहेंगे 2 गद्यांश, यानी 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1 अंक के 5 प्रश्न यानी 2 गद्यांश हो गए, तो कितने हो गए कुल? बताओ। 2 गद्यांश करने हैं, 4 दिए रहेंगे और 1 गद्यांश 5 नंबर का है, तो 2 कितने के हो गए? हाँ, 2 गद्यांश कितने मार्क्स के हो गए? समझ में नहीं आ रहा है? हाँ मैम 10 मार्क्स का हो 10 जाएगा। मार्क्स। कितना समय लगाते हो 10 नंबर बोलने में? और ये आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से सही ऑप्शन आपको लिखना है चुनकर। तो ये आपका हो गया गद्यांश 10 नंबर का। इसका मतलब ध्यान से आप लोग सुन नहीं रहे हैं, सुनकर और अपने आप को अनम्यूट करके जवाब दो। दूसरा व्याकरण का है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए भाषा अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न, ये आपके रहेंगे 1 अंक के 16 प्रश्न रहेंगे, यानी आपको 16 नंबर मिलेंगे और सब बहुवैकल्पिक रहेंगे। पदबंध 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर आपको करने हैं, लेकिन प्रश्न 5 रहेंगे 4 अंक के। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? यस मैम। दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, ये भी 5 रहेगा, कोई 4 करना है, ये भी 4 अंक के। समास 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर करने हैं, 4 अंक के। मुहावरे केवल 4 रहेंगे और सभी अनिवार्य रहेंगे, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा पाठ्य पुस्तक के आधार पर। अलंकार आपका हटा दिया गया है। बात आ रही समझ में? सिर्फ पदबंध है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण है, समास है और मुहावरे। तो मुहावरे आपके सब हैं जो पाठ से संबंधित रहेंगे, और ये सारे आपके रहेंगे बहुविकल्पात्मक यानी बहुवैकल्पिक रहेंगे। तो 4 इंटू 4 कितने हो गए? बोलो। 4 इंटू 4 कितने हो गए? हाँ, 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16। 16। तो 16 अंक ये हो गए और 10 नंबर गद्यांश, तो 16 10 26। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक स्पर्श से काव्य खंड। पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। जो भी पठित पद्यांश है तो 4 नंबर के, गद्य 2 पठित गद्यांश पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, तो ये 10 नंबर के, यानी 14 नंबर के हो गए आपके गद्य खंड और पद्य खंड। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया 14 और 16 और 10। कितने अंक हो गए बच्चों? 14 16 और 10 14 और 16 हो गए 30 और 10 अंक हो गया वो 40 हो गया ना? हाँ, 40 के हो गए रिटन। अब आओ आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट। 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट है, और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट जो है ये आपका सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन, ये सब जो है 2.5 यानी 2.5 नंबर के, है ना? तो ये आप लोगों को मैंने असेसमेंट के लिए दिया था ना, पाठ से संबंधित, या अभी श्रवण और वाचन में करवाऊंगी, सुनकर उससे आधारित कुछ बोलना या पाठ को पढ़ना। ठीक है, तो ये आपके 2.5 अंक के हैं 4 जो 10 नंबर के, यानी कुल आपके क्वेश्चन कितने हुए? एग्जाम जो है 50 मार्क्स का होगा, फर्स्ट टर्म 50 मार्क्स का। समझ में आ गया? 40 नंबर रिटन और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। हाँ, अब देखिए, आप अपनी किताब खोलकर बैठे हैं, पेंसिल हाथ में लेकर बैठिए
और जिस जिस चैप्टर्स को मैं बोल रही हूँ उसके सामने लिख लीजिए फर्स्ट टर्म। गद्य पद्य खंड, सबसे पहले पद्य खंड। अब यहाँ पर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में सत्र 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। यानी पद्य में सिर्फ 2 चैप्टर, साखी और मीरा के पद, इसके सामने लिख लीजिए फर्स्ट टर्म। सभी बच्चे लिखें, मैं बार बार नहीं दोहराऊंगी, नहीं बताऊंगी। कबीर का साखी और मीरा के पद, ये फर्स्ट टर्म का है। पद्य खंड में, गद्य खंड में ध्यान से सुनिए, प्रेमचंद का बड़े भाई साहब, उसके बाद लीलाधर मंडलोई का ततारा वामीरो कथा, और एक तीसरा पाठ है जो मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ये 3 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म, यानी 3 गद्य और 2 पद्य। कितने हो गए? 3 गद्य और 2 पद्य, मैम 5। अब ये 5 से ही संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म में। ओके, अब आइए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में हाँ, अभी इसमें देखिए द्वितीय सत्र में आ गए। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, सेकंड टर्म में आपका कोई ऑप्शनल नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ, फर्स्ट टर्म में बहुवैकल्पिक था। समझ में आ रही है बात? यस मैम। और सेकंड टर्म में, अब मैं सेकंड टर्म की बात कर रही हूं, इसमें स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले 3 में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 2 अंक 2 प्रश्न, 2 ही प्रश्न रहेंगे 2 अंक के, तो कितने अंक हो गए? 4 अंक। ठीक है, अब देखिए, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला 2 में से 1 प्रश्न, यानी आपको वहां 2 प्रश्न दिया रहेगा, कोई एक करना है 4 अंक का। तो ये आपके हो गए 4 और 4 कितने? 8 अंक के, इसमें आपको लिखने, यानी सेकंड टर्म में आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर 25 से 30 शब्दों वाले और 60 से 70 शब्दों वाले। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्न 2 अंक का, और यहाँ रहेगा आपका 2 प्रश्न नहीं, 2 रहेगा, कोई एक करना है 4 अंक का, तो 8 नंबर का हो गया। अब पाठ्य पुस्तक संचयन भाग से, फर्स्ट टर्म में संचयन से नहीं आ रहा है कोई पाठ, ध्यान से सुनिए, फर्स्ट टर्म में कोई भी पाठ संचयन से नहीं आ रहा है। आपके पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2, इसमें से आपको सिर्फ 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे। अब वो कौन कौन? पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों में से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में देना होगा। 3 अंक 2 प्रश्न, यानी 6 अंक के, ये आपके 6 अंक हो गए संचयन से। उसके बाद आइए राइटिंग सेक्शन, लेखन सेक्शन। लेखन सेक्शन में आपको क्या करना है? संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्याकरणिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 6x1, यानी आपको वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न हो सकता रहेंगे, 4 रहेंगे, उसमें से कोई एक करना है 6 अंक का। उसके बाद औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र, यानी 5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। वैकल्पिक आपको रहेगा, पत्र में भी 2 विकल्प रहेगा, कोई एक करना होगा। पत्र आपके हो गए 5 अंक के। फिर व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाओं, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाली का लेखन। अब 2 सूचना आपको लिखनी है बच्चों, और 2 सूचना जो है 2.5 अंक का रहेगा, यानी 5 अंक का रहेगा विकल्प सहित। ठीक है, बात आ गई समझ में? यानी सूचना लेखन आपको 2 करना है, पहले 1 आता था, अब 2 करना है, और 2.5 अंक का। पहले एक ही सूचना रहता था 5 अंक का, अब उसको डिवाइड कर दिया है 2 अंक 2.5 में। समझ में आ रही है? हाँ, यस मैम। यस मैम। अब आइए उसके बाद विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला, यानी आपको 2 विज्ञापन लिखने हैं, वही 2.5 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे विकल्प सहित, और ये भी आपका 5 नंबर का। पहले विज्ञापन भी एक ही रहता था, है ना, 5 अंक का, अब इसको भी डिवाइड कर दिया है 2.5 अंक का। ठीक है, और फिर अब आते हैं हम लोग
आंतरिक आकलन पर। ये भी आपका हो गया कितने अंक का, 5 5 10 5 15 5 20 6 26 और 26 और 6 कितना हो गया, 26 6 32 32 और 8 40, यानी 40 अंक का हो गया आपका रिटन सेक्शन। रिटन में आपका संचयन आ गया, आपका लेखन सेक्शन राइटिंग सेक्शन आ गया, और स्पर्श का गद्य और पद आ गया। क्लियर हुआ? हाँ। और 10 अंक का Yes, ma'am. फिर इसमें आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट। और एक बात तुम लोग कान खोलकर सभी बच्चे सुन लो, इंटरनल असेसमेंट में मैं जो भी तुम लोगों को करने के लिए दूंगी वो करना है, जो बच्चे नहीं करेंगे उनके नाम के आगे 0 रहेगा। ये बात आप लोग समझ लीजिए। इंटरनल असेसमेंट में 10 मार्क्स ऐसे ही फेक नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोग सोचेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे ऐसे ही मैडम नंबर दे देंगी, तो इस भुलावे में नहीं रहेंगे आप लोग। अब चलिए सेकंड टर्म के कौन कौन चैप्टर हैं, पेंसिल हाथ में रखिए और लिखिए। उसके आगे पद्य खंड में मनुष्यता जो अभी नहीं हुआ है उसके आगे लिख दीजिए सेकंड टर्म। लिख रहे हैं सभी बच्चे? सभी बच्चे लिख रहे हैं? Yes, ma'am. सेकंड टर्म मनुष्यता पाठ के सामने लिखिए सेकंड टर्म। उसके बाद पर्वत प्रदेश में पावस, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये भी सेकंड टर्म। उसके बाद कैफी आजमी की है कर चले हम फिदा, ये पढ़ाना बाकी है। और मनुष्यता भी अभी नहीं हुआ है ना? हाँ Ma'am, नहीं हुआ है, सिर्फ एक हुआ है पर्वत प्रदेश में पावस। तो मनुष्यता और कर चले हम फिदा ये आपको पढ़ाना होगा, सेकंड टर्म का है। अब आइए गद्य खंड। गद्य खंड में रविंद्र केलेकर की एक कहानी है, पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ जो है वो 2 चैप्टर से मिलकर बना है, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है सिर्फ झेन की देन। गिन्नी का सोना और झेन की देन 2 पाठ मिलाकर बना है पतझड़ में टूटी पत्तियां, लेकिन आपको इसमें पढ़ना है सिर्फ झेन की देन, गिन्नी का सोना नहीं पढ़ना है। उसके बाद है हबीब तनवीर का एकांकी कारतूस, अंतिम आपका है 2 इसमें, तो एक हो गया पतझड़ में टूटी पत्तियां और दूसरा हो गया कारतूस, ये गद्य खंड का हो गया। अब संचयन में आप लोग आइए। संचयन में हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला, ये आपको संचयन पढ़ना है सेकंड टर्म में, फर्स्ट टर्म में नहीं पढ़ना है। 3 चैप्टर्स हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। तो कहने का तात्पर्य है कि सेकंड टर्म की जो पढ़ाई है ये आपकी सेकंड टर्म में होगी। अभी हम लोग चलते हैं फर्स्ट टर्म की ओर। तो फर्स्ट टर्म में बताओ कौन सा अभी अधूरा रह गया? पर्वत प्रदेश में तो मैं पढ़ा चुकी हूँ लेकिन वो है नहीं पोर्शन में। गद्य पद्य में मनुष्यता पाठ भी आपका सेकंड टर्म में है। पद्य में साखी और मीरा के पद, यही ना 2 हैं? हाँ, साखी और ये सब मैंने आप लोगों को भेज दिया है व्हाट्सएप पे। 9th और 10th का दोनों का है, तो 9th वाला आप लोग नहीं देखिएगा, 10th वाला देखिएगा ध्यान से। साखी और मीरा के पद। और अब इसमें गद्य में बड़े भाई साहब भी हो चुका है, ततारा मामीरो हो चुका है। अब एक चैप्टर आपका बचता है, अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। ओके, मैं इस पाठ को ही आज पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अब कहां दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ठीक है? चलिए किताब निकालिए आप लोग, मैं इसी पाठ को पढ़ाती हूँ। और मैम जो चैप्टर छूट गया मैम वो डिलीट हो गया है? हाँ, किताब निकाल लिए सब लोग? हाँ, सबकी किताबें खुल गई या नहीं? मैम Yes, ma'am. हाँ बोलो। मैम जो चैप्टर आप नहीं बोली वो सब डिलीट हो गया है? क्या चीज हो गया है? मैम जो चैप्टर छूट गया है जो आप नहीं बोली मैम वो डिलीट हो गया है? डिलीट नहीं हुआ है, वो चैप्टर शामिल नहीं किया गया है। जब 40 नंबर का ही आपका रिटर्न हो रहा है तो अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार ना चैप्टर सेलेक्ट किया जाएगा जो सीबीएसई ने सेलेक्ट किया है। सारे सिलेबस सारे चैप्टर्स को नहीं पढ़ाना है, उसको डिलीट नहीं कहा जाएगा, उसको छोड़ दिया गया है। आई बात समझ में? हाँ, यानी उस जिस चैप्टर्स का मैंने नाम नहीं लिया है वो नहीं पढ़ना है।
पद्य में अभी फर्स्ट टर्म में आपको सिर्फ कबीर और मीरा ही पढ़ना है, और जो भी प्रश्न आपके आएंगे फर्स्ट टर्म में याद रखिएगा सिर्फ बहुवैकल्पिक रहेंगे, और सेकंड टर्म में ही आपका सब रिटर्न रहेगा। ओके, तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, तो आप लोग अब ऐसा करेंगे, कबीर और साखी, कबीर का साखी और मीरा के पद, ये जो भी मैंने पढ़ाया है इससे संबंधित, पहले तो ऐसा करते हैं कि अब नया चैप्टर मैं मंडे से ना तो शुरू करूंगी, अभी इससे बहुवैकल्पिक प्रश्न की हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, किस तरह से बहुवैकल्पिक प्रश्न बन सकते हैं। जैसे साखी का निकालिए आप लोग, कबीर का साखी, इससे मैं थोड़ा बता रही हूँ कि क्या क्या बन सकता है। वीडियो कोई ऑन नहीं करता है, पता नहीं क्या तुम लोगों को प्रॉब्लम है, मुझे नहीं समझ में आ रही है बात। एक सिंगल स्टूडेंट जो वीडियो ऑन करके रखे क्लास 10th का, 8 वाले ऑन करते हैं, 9th वाले करते हैं, मगर 10th वाले कभी नहीं करते हैं। पता नहीं सब सोया रहता है कि क्या करता है, भगवान जाने। कभी वीडियो ऑन नहीं करता है सब। हाँ चलिए, अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिएगा। बहुवैकल्पिक प्रश्न, अब जैसे काव्यांश पर आधारित है ये बहुवैकल्पिक। काव्यांश दिया हुआ है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ठीक है, सब लोग सुने ध्यान से, सभी बच्चे सुने। हाँ यस मैम, यस कम मैम। से कम हाँ और ना ही बोलो कि हाँ सुने नहीं सुने। निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर निंदक का अर्थ है, बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है, लेकिन पहले आप लोग ही बताइए, तब मैं फिर ऑप्शन बताती हूँ। निंदा करने वाला। हाँ, निंदा करने वाला, लेकिन बच्चों यहाँ दिया हुआ है, उसको अब ध्यान से सुनिए। क्रोध करने वाला, अभिमान करने वाला, प्रशंसा करने वाला, बुराई करने वाला। बुराई करने वाला। निंदक और बुराई सेम थिंग, निंदा करने वाला या बुराई करने वाला। ओके, उसके बाद दूसरा प्रश्न फिर ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि एमसीक्यू जो प्रश्न आएगा बहुत ही आसान रहेगा, या बिना सोचे समझे अगर तुम लोग कर दिए तो आएगा तो फुल और जाएगा तो फुल, और या तो आधा आधा मिलेगा। तो अगर आप थोड़ी सी अगर दिमाग में जो भी व्याकरण है या गद्य और पद्य का है, थोड़ा सा अगर ध्यान से आप लोग पढ़ाई करेंगे तो मुझे लगता है 40 में 40 तो आप सबको रिटर्न में आ ही जाएगा फर्स्ट टर्म में। लेकिन सिंसियरिटी जरूरी है, जो कि आप लोग अगर रखते हैं तो आप सफल होंगे। और परीक्षा भी जो टेस्ट होगी स्कूल में ही होगी, आपका ऑनलाइन नहीं होने वाला है कि आप लोग सोचिएगा कि किसी का देख कर लिख कर पूछ कर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए क्योंकि उसका संग हमें बहुत प्रिय लगेगा, उसका संग हमारे स्वभाव को निखार देगा, हमें उसके जैसे बनने की प्रेरणा मिलेगी, हमें अच्छे लोगों की पहचान होगी। हमें अच्छे लोग की पहचान होगी। निंदक व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, ये गलत आंसर आप बोल रही हैं। मैम उसका दूसरा। संग हमारे स्वभाव को निखार देगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। मैंने समझाया था तो उसमें मैंने बताया था कि निंदक को अपने पास रखने से क्या होता है, वो बिना साबुन और बिना पानी के हमारे स्वभाव को पवित्र बना देता है। पवित्र बना देने से तात्पर्य है हमारी बुराइयों को दूर करके हमारे स्वभाव को निखार देता है, यानी हमारे व्यवहार को, हमारे आचरण को, स्वभाव को सुंदर बना देता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया है कि उसका संग हमें बहुत प्रिय लगेगा, नहीं होगा। हमें उसके जैसे बनने की प्रेरणा मिलेगी, ये भी नहीं होगा। हमें अच्छे लोगों की पहचान होगी, ये भी नहीं। इसका होगा उसका संग हमारे स्वभाव को निखार देगा। नेक्स्ट तीसरा, स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। ध्यान रखेंगे प्रश्न, किसकी आवश्यकता नहीं होती। साबुन और पानी की, अच्छे मित्र की, निंदक व्यक्ति की, परिवार की। बताइए, स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती। हाँ बोलो, क्या फिर दोहराऊं प्रश्न।
तुम लोग कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है यस तुम मैम, लोग एक तक? बार दोहरा दीजिए। मैम साबुन और पानी की। यस, साबुन और पानी की। अगर जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है क्लास छोड़कर जा सकते हैं, जबरदस्ती मैं यहाँ किसी को नहीं बैठाई हूँ, लेकिन सिर्फ बैठकर जुड़े हुए हो और कोई रिप्लाई नहीं, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जवाब देना है जवाब दो, अदरवाइज लीव द क्लास। यू कैन लीव द क्लास। जिनको पढ़ने में कोई रुचि नहीं है, बेशक 16 बच्चे हैं, 12 बच्चे ही रहे, 10 ही बच्चे रहे, बाकी लोग जा सकते हो। और हो तो जवाब दिया करो। स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? साबुन और पानी की, अच्छे मित्र की, निंदक व्यक्ति की, परिवार की। सही ऑप्शन साबुन और पानी की। साबुन और पानी की। यस, ये राइट आंसर होगा। संत कबीर ने निंदक व्यक्ति को साथ रखने की सलाह क्यों दी है? संत कबीर ने, ये आपका जो प्रश्न हो जाता है कि संत कबीर ने निंदक व्यक्ति को साथ रखने की सलाह क्यों दी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये प्रश्न। तो यहाँ कबीर का मानना है कि निंदक व्यक्ति जब हमारे साथ रहेगा तो क्या होगा, समय समय पर हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करेगा, और जब तब वो हमें सुधारने की कोशिश भी करेगा, और तब हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, बिना साबुन और बिना पानी की। इसलिए उन्होंने कहा है कि निंदक व्यक्ति जो है हमारे लिए बहुत हितकारी होता है, फायदेमंद होता है। ठीक है, अब देखिए काव्यांश पर आधारित पहला काव्यांश फिर है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को शीतल होए, औरन को सुख होई। अब यहाँ पर प्रश्न है, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मधुर, कर्कश, अहंकारपूर्ण, क्रोधपूर्ण? मधुर। मधुर। मन का मधुर। आपा खोने का अर्थ है, मन का आपा खोने का अर्थ है अपनापन खो देना, समझदारी खो देना, मन का अहंकार खो देना, अपने सुध-बुध खो देना। मन का अहंकार खो मन का अहंकार, मन का अहंकार खो देना। ये हो गया मन का आपा खोने का अर्थ। हम औरों को सुख कैसे दे सकते हैं? केवल कुछ रुपयों की मदद देकर, समय आने पर सहारा न देकर, छोटे बड़े काम न करके, प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। प्रेम पूर्ण व्यवहार करके। प्रेम पूर्ण व्यवहार करके हम औरों को सुख दे सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तुत दोहे का संदेश यह है कि हमें सबको सुख देना चाहिए, हमें तन को शीतल रखना चाहिए, हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, हमें अहंकार पूर्ण वचन बोलने चाहिए, हमें मीठी वाणी मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। यानी ये जो दोहा दिया हुआ है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो यहाँ इसका प्रस्तुत दोहे का संदेश यह है कि हमें मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए काव्यांश 2 पर आधारित प्रश्न। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, हिरण पूरे जंगल में किसे ढूंढता है? अपने आप को, ईश्वर को, सुगंध को, दुर्गंध को? सुगंध को। यस, क्योंकि कस्तूरी की जो खुशबू आती है, कस्तूरी तो उसकी नाभि में रहती है, तो वो उसी सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे वन में, पूरे जंगल में हिरन जो है वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसको स्वयं पता नहीं होता है कि कस्तूरी की खुशबू जो है, सुगंध जो है उसी की नाभि से आ रही है। और ये मनुष्य के संदर्भ में भी कबीर ने कहा है कि मनुष्य के अंतरात्मा में उसी तरह ईश्वर का निवास होता है, लेकिन मनुष्य उसे अपने हृदय में न खोजकर मंदिरों, मस्जिदों यानी धार्मिक स्थलों में खोजता रहता है। हमारी स्थिति किसके समान है? हमारी से तात्पर्य इस संसार में रहने वाले लोग। जंगल में भटकते हुए हिरन के समान, सब पर कृपा करने वाले प्रभु के समान, खोई हुई खुशबू के समान, सब तरफ बसे हुए ईश्वर के समान। जंगल में भटकते हिरन के समान। जंगल में भटकते हुए हिरन के समान हम सभी मनुष्यों की स्थिति वही है।
ठीक है। नेक्स्ट है घटी घटी राम है का अर्थ है, घटी घटी राम है इस पंक्ति का अर्थ है ईश्वर हर दिन घट रहे हैं, जंगल हर दिन घट रहे हैं, ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं, हिरण कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है। यस, ईश्वर जो है वो कण कण में व्याप्त हैं। संत कबीर दोहे से संदेश दे रहे हैं कि, संत कबीर जो है इस दोहे से संदेश हम लोगों को दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं? कि हमें ईश्वर की तलाश जंगल में करनी चाहिए, ईश्वर को अपने अंदर नहीं ढूंढना चाहिए, प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर को महसूस करना चाहिए, ईश्वर को धार्मिक स्थलों पर खोजना चाहिए। कौन सा होगा? यानी इस मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, यानी प्रत्येक जड़ चेतन में ईश्वर को महसूस करना चाहिए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी ईश्वर जो है सिर्फ धार्मिक स्थलों में ही नहीं रहते, वो जड़ में भी है, वो चेतन में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा इस दोहे पर आधारित। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशीर पीयू का पढ़े सु पंडित होए। ये मैंने आप लोगों को पुस्तक कहा था ना, एडुकार्ट वाला। हाँ, आप लोग मंगवा लिए हैं या दुकान में उपलब्ध है, खरीदे हैं? इसमें सारा दिया हुआ है नए पैटर्न पे। कोई भी नो मैम। खरीद लीजिएगा, कोई भी एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। जो एडुकार्ट वाला है इसमें नए तरीके का सारी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग खरीद लें क्योंकि नए पैटर्न पे ये पूरी किताब दी हुई है। ओके, उसके बाद देखिए, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशीर पीयू का पढ़े सु पंडित होए। कौन पंडित नहीं बन पाता? जो शास्त्र पढ़ता है, जो सभी से प्रेम करता है, जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता, जिसके मन में अहंकार का भाव नहीं होता। जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता। हाँ, जिसके मन में प्रेम का भाव नहीं होता, वही व्यक्ति पंडित नहीं बन पाता है। एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ है, एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ है प्रेम शब्द को पढ़ना सीख जाना, प्रेम शब्द को लिखना सीख जाना, सबके प्रति प्रेम का भाव हृदय में जगाना, किसी एक से प्रेम करना। क्या होगा? मैम एक बार फिर से बोली। प्रेम शब्द को पढ़ना सीख जाना, यानी एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेने का अर्थ यहाँ पर कबीर बता रहे हैं कि प्रेम शब्द को पढ़ना सीख जाना, प्रेम शब्द को लिखना सीख जाना, सबके प्रति प्रेम का भाव हृदय में जगाना और किसी एक से प्रेम करना। सबके प्रति प्रेम का भाव हृदय में जगाना। तीसरा ऑप्शन सही होगा, सबके प्रति प्रेम का भाव हृदय में जगाना। संत कबीर ज्ञानी किसे मानते हैं? जो सबसे समान रूप से प्रेम करता है, जो बहुत से शास्त्र पढ़ लेता है, जो बिल्कुल शास्त्र नहीं पढ़ता, यानी जिसे ज्ञान या जिसे संसार का सारा ज्ञान हो जाता है, जो सबसे समान प्रेम करता है। यहाँ पर संत कबीर ने ज्ञानी उसे माना है जो सबसे समान प्रेम करता है, समान रूप से प्रेम करता है। ठीक है, प्रस्तुत दोहे का संदेश यह है, यानी ये दोहा जो दिया हुआ इसका संदेश है, केवल शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए, शास्त्र विद्या के साथ प्रेम भाव जगाना जरूरी है। शास्त्रीय ज्ञान अहंकार को मिटाता है, प्रेम भाव शास्त्र पढ़ने से जागता है। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड, प्रस्तुत दोहे का संदेश यह है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और एक असीर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। यानी शास्त्र विद्या के साथ साथ आपको प्रेम भाव भी जगाना जरूरी है। आप लोग सोचते होंगे कि अरे ऑप्शनल पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन बच्चों इसी तरह से आएगा, आपको लगेगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, चलो हम कोई अंदाज से कर देते हैं। तो अंदाज से करोगे तो नंबर भी अंदाज से ही मिलेगा। ठीक है, चारों सही ही लगेगा मैम। हाँ, चारों सही लगेगा तो सुधांशु क्या सोचेगा कि अब चारों को कर देते हैं, जो सही होगा टीचर चुन लेंगे। ऐसा नहीं होता है। यस मैम। चारों सही नहीं है,
केवल शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, तो क्या पढ़ना चाहिए भाई? शास्त्र विद्या के साथ प्रेम भाव जगाना जरूरी, वो भी यहाँ ऑप्शन है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है शास्त्रीय ज्ञान अहंकार को मिटाता है। ठीक है, अहंकार की बात ठीक है भी, प्रेम भाव शास्त्र पढ़ने से जागता है। लेकिन अब आपको आना है दोहे के आधार पर कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, यानी ज्ञान की किताबें पढ़कर, शास्त्र की किताबें पढ़कर इस संसार में कोई पंडित यानी विद्वान नहीं बन पाया, लेकिन एके असिर पीयू का, 2.5 अक्षर प्रेम का एक अक्षर पंडित कोई अगर हो पढ़ गया। लिया तो वो संसार में पंडित हो गया। तो यहाँ पर शास्त्र विद्या के साथ प्रेम भाव जगाना जरूरी है। तो कम से कम पद जो दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ोगे, अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ये आपका कबीर के आधार पर, साखी के आधार पर हुआ। अब मीराबाई के पद के आधार पर, है ना, तो ये सारे प्रश्न मैं आप लोगों को अभी मैंने कहा तो वीडियो से सुनकर आप लोग लिख लेंगे। सही बात आ रही समझ में? वीडियो से तो हो सकता है कि फिर डिलीट हो जाए या कुछ हो, कम से कम कॉपी में लिख लेंगे आप लोग। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, यस मैम। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से जो लिखने वाले हैं, जो सही आंसर उसको लिख लेंगे, पूरे आंसर को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट आंसर को नोट कर लोगे। अब आपका ये मीरा के पद, इसके आधार पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वस्तुपरक प्रश्न, काव्यांश पर आधारित प्रश्न, आज जितना हो पाएगा होगा, फिर मंडे को मैं इसको खत्म करके फिर आगे चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसमें काव्यांश का आधार पर उचित विकल्प छांटकर इसके उत्तर दीजिए। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला दास्यों। मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? ये पहला प्रश्न है इस पद्यांश के आधार पर, इस काव्यांश के आधार पर मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना कर रही हैं? ऑप्शन सुनिए। उनकी पीड़ा दूर करने की, सेविका के रूप में स्वीकार करने की, प्रेमिका के रूप में स्वीकार करने की, उन्हें अपने पास रखने की। सेविका के रूप में स्वीकार करने की। राइट आंसर होगा सेविका के रूप में स्वीकार करने की, यानी मीरा जो है वो कृष्ण के पास सेविका बनकर ही रहना चाहती हैं। यस मैम। दूसरा ख नंबर प्रश्न है, कृष्ण की सेविका बनकर मीरा क्या नहीं करना चाहती हैं? नहीं, क्या नहीं करना चाहती हैं? तो उनके लिए बाग सजाना, उनकी प्रशंसा के गीत गाना, रोज उठकर उनके दर्शन करना, उनकी याद में रोना। उनकी याद में रोना। उनकी याद में रोना, यही काम करना चाहती हैं, उनकी याद में रोना। बाकी तीनों काम करना चाहती हैं। ठीक है, उनके लिए बाग सजाना चाहती है, उनकी प्रशंसा में गीत गाना चाहती है, उनका यशोगान, और रोज उठकर उनके दर्शन करना चाहती है, बस उनकी याद में रोना नहीं चाहती हैं। नहीं चाहती। नेक्स्ट तीसरा ग, मीरा ने कृष्ण को किस नाम से नहीं पुकारा है? गिरधारी, गोविंद, हरिजीव, श्याम। हरिजीव। हरिजीव। हरिजीव के नाम से नहीं पुकारा है, नहीं तो गिरधारी, गोविंद और श्याम नाम से पुकारा है। मीरा वृंदावन की गलियों में क्या करना चाहती हैं? कृष्ण से मिलना चाहती हैं, कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं, कृष्ण को उलाहना देना चाहती हैं, कृष्ण की प्रतीक्षा करना चाहती हैं। कृष्ण के गान, कृष्ण का गुणगान गाना चाहती हैं। कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। मीरा जो है वृंदावन की गलियों में कृष्ण का गुणगान करना चाहती हैं। यहाँ अंतिम पंक्ति में दिया है, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू, यानी गोविंद यानी कृष्ण के गुणगान, लीला यानी उनका गुणगान, उनकी बड़ाई गाना चाहती हैं। ठीक है, इस तरह से आपका ये खत्म हुआ। अब दूसरा प्रश्न है काव्यांश पर आधारित, चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। अब खर्ची शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? खर्ची, कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए। बताइए। कृष्ण के प्रेम के लिए। ये जो कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के स्मरण के लिए खर्ची शब्द जो है, ये चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। यानी खर्ची शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कृष्ण के स्मरण के लिए, कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण की भक्ति के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए।
भक्ति के लिए, क्योंकि भक्ति को ही ना खर्च करना चाहती हैं। नो हाँ? मैम उन्होंने कहा है सुमिरन पास्यों खर्ची, मतलब याद करके। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। हाँ, यहाँ पर स्मरण हो जाएगा, कृष्ण के स्मरण के लिए, सुमरण पास्यों खर्ची, यहाँ स्मरण के लिए, कृष्ण के स्मरण को यहाँ पर खर्ची। कृष्ण की भाव भक्ति में डूबना किसके समान है? सुख और वैभव के समान।